2017 की बसंत का समय था। आसबो ऑब्जर्वेटरी ने कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल अनोखा था। एक अजीब सा रेडियो सिग्नल जो तारे रॉस 128 के पास से आ रहा था। यह सिग्नल अचानक आया और फिर उतनी ही तेजी से गायब हो गया जैसे किसी ने इसे जानबूझकर बंद कर दिया हो। उसी साल वैज्ञानिकों ने उस इलाके में एक पृथ्वी जैसे पत्थरीले ग्रह की खोज की। यह संयोग इतना अजीब था कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल था, लेकिन रहस्य और गहराता गया। वो सिग्नल 150 सालों तक पूरी तरह शांत रहा और फिर 2167 में दोबारा सुनाई दिया। ये सिग्नल फिर से रॉस 128 नामक लाल बौने तारे के पास से आ रहा था। पूरी दुनिया की दूरबीनें अब इस आसमान के हिस्से पर टिकी थीं। जल्द ही वैज्ञानिकों ने वहां एक और पृथ्वी जैसे ग्रह को खोज निकाला। जो डेटा मिला उसने सभी को हैरान कर दिया। वो ग्रह मंगल से थोड़ा बड़ा था, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की आधी थी और वहां का एटमॉस्फेयर 25% ऑक्सीजन से भरा हुआ था। ये जगह लगभग रहने लायक लग रही थी। इस खोज का मतलब साफ था, अब इंसान ब्रह्मांड में अकेला नहीं था। इस नए ग्रह का नाम एल्पिडा रखा गया, जिसका ग्रीक भाषा में मतलब है आशा। ये ग्रह पृथ्वी से 11 लाइट ईयर दूर था और यह इंसानों की उम्मीदों और डर का नया प्रतीक बन गया। 22वीं सदी तक आते आते इंसानों ने वो कर दिखाया जो कभी नामुमकिन लगता था। थर्मोन्यूक्लियर रॉकेट इंजन के आविष्कार ने तारों के बीच यात्रा करना संभव बना दिया। एकजुट पृथ्वी ने अपने रिसोर्सेस मिलाकर मानव इतिहास की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट शुरू की। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित लैग्रेंज पॉइंट पर 3 विशाल अंतरिक्ष यानों का निर्माण। 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद पिंटा, नीना और सांता मारिया नामक 3 यान तैयार हुए। इन्हें कोलंबस के ऐतिहासिक जहाज़ों के नाम पर रखा गया। ये यान इंजीनियरिंग के चमत्कार थे। हर यान 10,800 फीट लंबा और 2,300 फीट चौड़ा था। अंदर रहने के लिए मॉड्यूल, लैब, पार्क, खेल की जगहें और थिएटर तक बनाए गए थे। कुछ गुप्त नो एंट्री कमरे भी थे जिनके उद्देश्य रहस्यमय थे। हर एक यान में 2000 लोगों को ले जाने की क्षमता थी। इनमें अंतरिक्ष यात्री, वैज्ञानिक, इंजीनियर, कलाकार और उनके परिवार शामिल थे। ये यान पृथ्वी की एक छोटी सी दुनिया का हिस्सा थे जो 150 साल की लंबी यात्रा पर निकलने वाले थे। 1 सितंबर 2197 आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। 3 विशाल अंतरिक्ष यानों ने अपने परमाणु इंजन चालू किए, जिनकी नीली रोशनी ने अंतरिक्ष के अंधकार को चीर दिया। जैसे जैसे स्पीड बढ़ी, यानों के अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनने लगा, जिसने इंसानों और सभी चीजों को सतहों से चिपका दिया, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर होता है। 26 दिनों में ये यान लाइट की स्पीड के 7.33% तक पहुंचने वाले थे। लॉन्च के 35वें घंटे में उन्होंने मंगल की कक्षा पार कर ली, पृथ्वी से लगभग 79 मिलियन किलोमीटर दूर। तीसरे दिन उन्होंने एस्ट्रॉयड बेल्ट को पूरी सावधानी से पार किया। उनकी सुरक्षा के लिए मैग्नेटिक शील्ड, हाई पावर लेजर और चौकस स्काउट ड्रोन तैनात थे। यहाँ तक कि एक छोटे रेत के कण से टकराव भी खतरनाक हो सकता था, लेकिन इन खतरों से बचने के लिए हर संभव एहतियात ली गई थी। 5वें दिन तक ये यान जुपिटर की कक्षा पार कर रही है, 3500 किलोमीटर प्रति सेकंड की अद्भुत गति से। यह स्पीड लाइट की स्पीड के 1% के बराबर थी। कभी यह सिर्फ सपने जैसा लगता था, लेकिन अब यह हकीकत थी। धीरे धीरे यह असाधारण अनुभव आम सा लगने लगा। एजुकेशनल और रिसर्च प्रोग्राम शुरू हो गए। 11वें दिन तक यान ने सोलर सिस्टम के सबसे बाहरी ग्रह नेपच्यून की कक्षा पार कर ली। इस दौरान लॉन्च के बाद सिस्टम की जांच पूरी हो गई और ध्यान लोगों की ओर शिफ्ट हो गया। सभी उम्र के लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग शुरू हुआ और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए सामाजिक सेवाएं शुरू हो गईं। एक पॉप कॉन्सर्ट ने लोगों को रोमांचित किया और एक आर्ट एग्जीबिशन ने अंतरिक्ष में रचनात्मकता का रंग खोल दिया। फिर आया एक खास दिन। यान अब अपनी टारगेटेड स्पीड, लाइट की स्पीड के 7.33% पर पहुंच चुका था और कुछ बड़ा होने वाला था। हर डेक पर उत्साह और बेचैनी का माहौल था। आखिरी जांच की गई, सभी सामान सुरक्षित किया गया और लोग दीवारों से खुद को कसकर बांधने लगे। मुख्य इंजन बंद हो गए और यान अब इनर्शिया के बल से आगे बढ़ने लगे।
अचानक पूरी मानवता जीरो ग्रेविटी का अनुभव करने लगी। फिर रोटेशनल इंजन चालू हुए और धीरे धीरे यान अपनी केंद्र बिंदु पर घूमने लगे। ये धीमा और संतुलित घुमाव आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा कर रहा था। जब यह घुमाव 1.6 बार प्रति मिनट की गति तक पहुंचा तो एक बार फिर पृथ्वी जैसा एक जी ग्रेविटी महसूस होने लगा। लेकिन इस बदलाव के साथ एक मजेदार मोड़ आया। जो पहले यान की दीवारें थीं वे अब फर्श और छत बन चुकी थीं। ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण चीजें और लिक्विड्स अजीब ढंग से व्यवहार कर रहे थे। यह अनुभव अजीब, रोमांचक और सभी के लिए नया था। स्पेशल मॉड्यूल डिजाइन की वजह से रहने की जगहों को जल्दी ही नए ग्रेविटी के हिसाब से ढाल लिया गया। स्कूल, अस्पताल और बाकी जरूरी सेंटर्स एक्टिव हो गए। यान के हर स्तर पर जिंदगी की हलचल दिखने लगी। ये यान असली इंजीनियरिंग के चमत्कार थे। ये कई सिलेंडर जैसे लेवल्स से बने थे जो एक दूसरे के अंदर बसे हुए थे। बाहरी लेवल्स पर पृथ्वी जैसा ग्रेविटी था जिससे लोग रोजमर्रा के काम आसानी से कर पाते। जैसे जैसे अंदर की तरफ जाते ग्रेविटी कम होता गया। बीच में एक जीरो ग्रेविटी जोन था जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए मुख्य केंद्र बन गया। यहीं पर शटल्स तैयार खड़ी थीं जो एल्पिडा पर उतरने के लिए इस्तेमाल होने वाली थी। बीच के लेवल्स पर वैज्ञानिक कम ग्रेविटी को स्टडी कर रहे थे। वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पौधों, जानवरों और यहाँ तक कि मानव शरीर पर भी प्रयोग कर रहे थे। ये रिसर्च एल्पिडा पर एक स्थायी कॉलोनी बसाने के लिए जरूरी जानकारी प्रदान कर रहे थे। रिहैब सेंटर उन लोगों की मदद कर रहे थे जो चोट या सर्जरी से उबर रहे थे। नई ग्रेविटी उनके शरीर पर दबाव कम कर रहा था। इस बीच यानों के अंदर जिंदगी तेजी से आगे बढ़ रही थी। पहले साल के अंत तक इंसानों ने लगभग 693 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी, यानी पृथ्वी से लगभग 0.7 लाइट ईयर दूर। यानों के एरोपोनिक सिस्टम्स यानी मिट्टी के बिना खेती ने खूब प्रगति की। यहाँ कई लेवल्स पर खेती हो रही थी जहाँ फसलें हवा में उग रही थीं। एक सीड बैंक में खेती के लिए जरूरी पौधों को प्रोटेक्ट किया गया था और एक डीएनए बैंक ने अनगिनत प्रजातियों के जीन प्रोटेक्ट किए थे ताकि भविष्य की कॉलोनी सुरक्षित और संपन्न हो सके। लेकिन सतर्कता हमेशा बनी रही। माइक्रोबायोलॉजिस्ट लगातार यानों के पर्यावरण की निगरानी कर रहे थे। बंद जगहों में बैक्टीरिया, चाहे वे कितने भी सामान्य क्यों न हो, तेजी से रूप बदल सकते थे। घातक बीमारियों को रोकना जिंदगी और मौत का सवाल था। जेनेसिस प्रोटोकॉल की शुरुआत। जब मिशन के दौरान पहली प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट हुई तो जेनेसिस प्रोटोकॉल शुरू किया गया। यानों की घूमने की स्पीड धीरे धीरे कम की गई ताकि एल्पिडा के ग्रेविटी के हिसाब से आर्टिफिशियल ग्रेविटी को एडजस्ट किया जा सके। यानों के अंदर रोशनी का रंग भी बदलने लगा जो अब पृथ्वी के दिन के उजाले जैसा नहीं था। एक नए युग की शुरुआत हो रही थी जहां भविष्य की पीढ़ियां एल्पिडा की परिस्थितियों के अनुसार ढलने लगीं। पहले साल के अंत में एक खुशखबरी पूरे बेड़े में फैल गई। एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ, अंतरिक्ष में जन्म लेने वाला पहला मानव। अब नई मानवता की आबादी बढ़कर 6001 हो गई थी। जैसे जैसे समय बीता, इस यात्रा पर निकले बच्चे बड़े होकर युवा बन गए। अब वे यान के कामकाज के लिए जरूरी सदस्य बन चुके थे। उनकी पढ़ाई बहुत सख्त और एडवांस्ड थी, जिसमें पृथ्वी के पुराने ज्ञान को अंतरिक्ष में जीने की नई जरूरतों के साथ जोड़ा गया था। युवा सहायक अब स्किल्ड एक्सपर्ट बन गए थे और बुजुर्ग धीरे धीरे अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रहे थे। पहली बार क्रू में बड़ा बदलाव हुआ जब नए हाथों ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल ली। इन बदलावों के बीच एस्ट्रा मिशन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भरोसा बढ़ता गया। एस्ट्रा अब रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी थी। वह बीमारियों का पता लगाने, एरोपोनिक खेती संभालने, सामाजिक समस्याएं सुलझाने और यानों की निगरानी तक हर चीज में मदद करती थी। एस्ट्रा के ह्यूमनॉइड रोबोट बच्चों के खास साथी बन गए थे। कई बच्चे तो इन्हें सच में जिंदा और सेंसिटिव मानने लगे थे। इन उपलब्धियों के बीच एक गंभीर पल भी आया। मिशन में पहली मौत हुई। 94 साल की उम्र में एक वरिष्ठ न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, जो क्रू के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनके शरीर को अंतरिक्ष में सम्मान के साथ छोड़ा गया। साथ ही उनकी तस्वीरें और निजी यादों से भरी एक कैप्सूल भी उनके साथ भेजी गई। इस तरह एक नई परंपरा की शुरुआत हुई, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने की
जिन्होंने इस अद्भुत सफर को आकार दिया। मिशन के 50वें साल तक बेड़ा पृथ्वी से 3.6 प्रकाश वर्ष दूर पहुंच चुका था, यानी एल्पिडा तक की आधी दूरी पूरी हो चुकी थी। इस दौरान यानों पर 2 पीढ़ियां पैदा हो चुकी थीं। ये तारों के बच्चे कभी न पृथ्वी गए थे, न ही अपने भविष्य के घर एल्पिडा को देखा था। कुछ पृथ्वी पर जन्मे यात्री अब भी मौजूद थे, लेकिन यानों के असली दिल की धड़कन अब अंतरिक्ष में जन्मी नई पीढ़ी थी। रिसोर्सेज का बैलेंस बनाए रखने और जेनेटिक डाइवर्सिटी सुनिश्चित करने के लिए सख्त पॉपुलेशन कंट्रोल के नियम लागू किए गए थे। हर परिवार को 2 या 3 बच्चों की अनुमति थी। कपल्स को प्रेगनेंसी से पहले जेनेटिक काउंसलिंग कराई जाती थी ताकि कोई भी जेनेटिक जोखिम कम किया जा सके। बच्चों के जन्म का समय सावधानी से तय किया जाता था ताकि रिसोर्सेज पर दबाव न बढ़े। हालांकि बच्चे स्वाभाविक रूप से पैदा होते थे, लेकिन यानों में फ्रोजन स्पर्म, एग्स और आर्टिफिशियल वूम्ब तकनीकें भी मौजूद थीं। इस तरह की सटीक योजना ने यानों को आत्मनिर्भर बनाए रखा और एक संतुलित समाज की नींव रखी। मिशन ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया, पृथ्वी और एल्पिडा से 5.5 प्रकाश वर्ष की दूरी। ये पल जेनेसिस प्रोटोकॉल की दूरदर्शिता का प्रमाण था। अब हर यान की जनसंख्या 2500 हो चुकी थी, जिसमें 1400 एडल्ट, 500 बच्चे और 600 बुजुर्ग शामिल थे। पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव स्वाभाविक रूप से होता रहा। हर दशक में आधे बच्चे एडल्ट बन जाते, 1/3 एडल्ट बुजुर्ग हो जाते और 85 से 80 साल की उम्र के करीब 33% लोग गुजर जाते। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब 77 साल पर स्थिर हो गई थी, जो अंतरिक्ष यात्रा की अनोखी परिस्थितियों से प्रभावित थी। लॉन्च के 100 साल बाद भी कुछ ओरिजिनल यात्री और क्रू अब तक जीवित थे। अब बेड़ा पृथ्वी से 7.3 प्रकाश वर्ष दूर और एल्पिडा से 3.7 प्रकाश वर्ष की दूरी पर था। यह एक स्थिरता के दौर की शुरुआत थी। यानों पर अनोखी परंपराएं विकसित हो चुकी थीं। एक नई जेनर इंटरस्टेलर इतिहास ने जन्म लिया, जो इस अद्भुत यात्रा की कहानी को रिजर्व कर रही थी। जब बेड़ा पृथ्वी से 10.9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर पहुंचा, तब लॉन्च हुए लगभग 150 साल बीत चुके थे। अब यान पर पैदा हुई 5वीं और 6ठी पीढ़ी इस मिशन को लीड कर रही थी। एल्पिडा पर पहुंचने की तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन एक अनोखी बात सामने आई। पृथ्वी अब केवल एक याद बन चुकी थी। वैज्ञानिक और रॉकेट ऑपरेटर कभी-कभी पृथ्वी से संपर्क करते थे, लेकिन बाकी सभी के लिए पृथ्वी अब सिर्फ एक इतिहास थी। इस यात्रा के दौरान समय ने भी अपना खेल दिखाया। 100 साल की यात्रा में यान पर क्रू ने पृथ्वी के मुकाबले 3 महीने कम समय अनुभव किया। ये उनकी यात्रा के रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स की अनोखी याद दिलाता था। यान के अंदर कई कहानियां और अफवाहें भी जन्म ले चुकी थीं, खासकर रेस्ट्रिक्टेड एरियाज के बारे में। कुछ का कहना था कि वहां पर एलियंस के डिफेंस सिस्टम हैं, तो कुछ इसे अमीर लोगों के लिए क्रायो स्लीप चैम्बर्स मानते थे। वहीं कुछ का विश्वास था कि यह भविष्य के लिए बनाई गई किसी अनजानी तकनीक का हिस्सा है। कभी कभी वर्दी पहने हुए, चेहरे छिपाए लोग इन क्षेत्रों में जाते दिखते, जिससे इन अफवाहों को और बल मिलता। कम ग्रेविटी में दशकों तक रहने से लोगों का शारीरिक रूप बदल गया था। रीढ़ और मांसपेशियों पर कम दबाव के कारण औसत लंबाई अब 7 फीट से ज्यादा हो गई थी। उनकी कदकाठी पतली और हाव भाव अधिक लचीले हो गए थे। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ने उनके शरीर को एल्पिडा के माहौल के अनुकूल बना दिया था। उनकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो चुकी थीं, जिससे वे कम रोशनी में बेहतर देख सकते थे। उनकी आंखें अब हरे और सुनहरे रंग में चमकती थीं, जो अनजाने में हुआ लेकिन बेहद आकर्षक था। जैसे जैसे बेड़ा एल्पिडा के पास पहुंचा, एक लाल बिंदु दूर से नजर आने लगा, जो हर दिन बड़ा होता जा रहा था। अब सिर्फ 1 महीना बचा था। यानों ने धीमे होने के लिए 25 दिन का लगातार डिसेलरेशन शुरू किया, जो उनके पुराने लॉन्च सीक्वेंस जैसा ही था। हर सिस्टम की जांच की गई और हर सामान सुरक्षित कर दिया गया। लोग दीवारों से बंध गए क्योंकि यानों के रोटेशनल इंजन रिवर्स हुए, जिससे उनकी घूमने की स्पीड रुक गई। कुछ देर के लिए जीरो ग्रेविटी वापस आ गई, फिर यानों को नई दिशा में मोड़ दिया गया। अब उनके पिछले हिस्से यात्रा की दिशा की ओर थे और मुख्य इंजन ब्रेक लगाने के लिए चालू हो गए, जिससे आर्टिफिशियल ग्रेविटी वापस आया, लेकिन इस बार हॉरिजॉन्टल डेक्स के साथ। लाल बिंदु अब एक तारा बन चुका था
और जल्द ही एक नीला बिंदु दिखाई दिया, एल्पिडा, मानवता का नया घर। जैसे ही यान ने ग्रह की जियोस्टेशनरी कक्षा में प्रवेश किया, एक चौंकाने वाली खोज सामने आई। वह रहस्यमय सिग्नल जिसने इस यात्रा को प्रेरित किया था, एक बीकन से आ रहा था जो किसी अज्ञात शक्ति ने ग्रह की कक्षा में छोड़ा था। प्रोब्स यानी जांच यंत्र भेजे गए जिन्होंने इस एलियन वर्ल्ड की पहली झलक दी। वातावरण नारंगी और लाल रंग में चमक रहा था, जिसकी वजह थी उच्च मात्रा में नियन। ग्रह का एक हिस्सा हमेशा उसके तारे की ओर रहता है, जिससे तापमान में भारी अंतर होता है, लेकिन एक मजबूत ग्रीन हाउस इफेक्ट ने इन अंतरों को संतुलित कर दिया था, जिससे रहने लायक एरिया विकसित हो गया। हवा सांस लेने लायक थी और जमीन का नक्शा तैयार किया गया। उतरने की जगह चुनी गई, एक विशाल मैदान जो मानवता का स्वागत करने के लिए तैयार था। जैसे ही शटल नीचे उतरे, हर कोई उत्साह से भर गया। इतिहास में पहली बार इंसानों ने किसी दूसरे तारे के ग्रह पर कदम रखा। एल्पिडा ने अपनी बायोलुमिनेसेंट खूबसूरती को दिखाया। बैंगनी पत्तियों वाले विशाल जंगल आकाश की ओर फैले हुए थे, जिनमें पेड़ 330 फीट से भी ऊंचे थे। हमेशा के लिए शाम जैसे इस माहौल में नीले रंग के चमकते फंगस, हरे चमकदार निशान और पत्तियों के अंदर दौड़ती रोशनी की नसें दिखती थी। कुछ पौधे तो काले ऑब्सीडियन जैसे सतहों से रोशनी को रिफ्लेक्ट करते थे, जिससे एक अद्भुत नज़ारा बनता था। ग्रह पर पौधों और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भरमार थी, लेकिन कोई एडवांस्ड जीवन नहीं मिला, सिर्फ घने और अनजाने जंगल। जमीन की खोज के साथ सतह पर एक कार्बन मेमोरियल स्थापित किया गया, जिसमें उन लोगों के नाम खुदे थे जो इस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं रहे। ये उनके बलिदान को श्रद्धांजलि थी। जंगल जीवन से भरा हुआ था, जो आने वाले संघर्षों और संभावनाओं की याद दिलाता था। मानवता यहाँ विजेताओं के रूप में नहीं, बल्कि इस अनजान और अनछुए ग्रह के संरक्षक बनकर आई थी। जैसे ही पहले इंसान इस एलियन वर्ल्ड में कदम रखते हैं, एक बात साफ हो जाती है, ये यात्रा तो बस शुरुआत थी। नई मानवता की कहानी अब शुरू हुई है। अगर आपको हमारी इस अद्भुत यात्रा की कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें ऐसे ही अनोखे और रोमांचक कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी।